वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 जॉब्स हैं और सिर्फ उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। कोई प्रायोरिटी नहीं, कुछ नहीं, ना अराइवल टाइम दिया हुआ है, सिर्फ बोला गया है कि आपका सीपीयू का बर्स्ट टाइम इतना है। अब यहाँ पे आपको 3 एल्गोरिथम्स जो हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन के अंदर जो टाइम क्वांटम दिया है वो 10 मिली सेकेंड का दिया है। ये तीनों एल्गोरिथम लगानी है, इनका गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बनाने के बाद इन तीनों एल्गोरिथम में सबसे कम जिसका एवरेज वेटिंग टाइम है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं तीनों जो आंसर्स होंगे उनको लिखूंगा यहाँ पे। लिखने के बाद फिर आपको पता लग ही जाएगा कि इसमें से बेहतर कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहता है कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अराइवल टाइम जो है यहाँ पे क्योंकि नहीं दिया, इसलिए आपको सारे के सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 सेट करना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। अब जब आप 0 उसका टाइम मान रहे हो अराइवल टाइम, तो एक्चुअल में है क्या कि सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो मिली सेकेंड में दिया हुआ है। तो कुल मिला के आपको जिस ऑर्डर में वो लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपको उसको मानना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको दिया हुआ है P1 P2 P3 P4 P5 और आपको अराइवल टाइम कुछ भी नहीं मेंशन है यहाँ पे, तो आपको अराइवल टाइम उसका 0 मानना पड़ेगा। 0 अराइवल टाइम मतलब पांचों एक साथ आएंगे, लेकिन उन पांचों को खुद का भी तो नंबर होगा आगे पीछे। मतलब 5 लोग, अगर 5 व्यक्ति एक क्यू के अंदर आते हैं, वो 10:05 पे आते हैं, वो पांचों व्यक्ति किसी न किसी फैशन में तो खड़े होंगे ना उस लाइन में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो गैंट चार्ट है वो बड़ा ही आसान बनेगा। उसमें कुछ नहीं करना आपको, उसमें सिंपली आपको P1 को लिखना है। पहले P1 को लिखोगे। P1 को जो टाइम दोगे वो क्या टाइम दोगे? P1 को आप टाइम दोगे 0 और 10, क्योंकि उसको 10 ही चाहिए था। उसके बाद ऑटोमेटिकली P2 का टाइम आ जाएगा और P2 का टाइम जो होगा वो क्या होगा, जो आप उसको 29 चाहिए था, तो 10 से लेकर 39 तक P2 सर्वाइव करेगा क्योंकि ऑर्डर उसका वही है। उसके बाद अगला नंबर है P3 का, तो P3 को बड़ा ही कम टाइम लगेगा और P3 जो है वो P3 बेसिकली 3 मिली सेकेंड के अंदर ही फिनिश हो जाएगा, इसलिए 39 से उठ के 42। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है P4 का, और P4 जो है, P4 को कुल मिला के 7 मिली सेकेंड चाहिए। तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ 7 मिली सेकेंड का ऐसा बॉक्स बना लेंगे, उसमें लिख देंगे P4 और P4 रिसाइड करेगा 42 से 49 तक। दैट्स इट। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर आता है P5 का, तो P5 के लिए गैंट चार्ट बनाएंगे आप, और P5 के लिए गैंट चार्ट जो बनाएंगे, P5 को सिर्फ और सिर्फ 12 मिली सेकेंड चाहिए, तो आपने यहाँ लिख दिया P5 और यहाँ पे 49 से उठ के आ गया 61। कुल मिला के ये जो गैंट चार्ट बनाया मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। अब इसी के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, इसका वेटिंग टाइम निकालूंगा पांचों प्रोसेस का, और इसी के आधार पे मैं लिख दूंगा इसका एवरेज वेटिंग टाइम। देखिए अब वेटिंग टाइम जो है वो वेटिंग टाइम मैं लिख रहा हूं सबसे पहले वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 ने कोई इंतजार नहीं करा तो 0। उसके बाद हमारी आती है P2 की। P2 ने कितना इंतजार करा? P2 ने बेसिकली 10 मिली सेकेंड तक इंतजार करा क्योंकि उसके बाद उसको काम मिला। P3 ने कितना इंतजार करा? P3 ने बेसिकली 39 तक इंतजार करा, तो 39 सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। फिर P4 की बारी आती है और P4 ने कितना इंतजार करा? 42 तक। उसके बाद P5 और P5 ने कितना इंतजार करा? यहाँ पे 49 तक। तो ये जो देखेंगे आप, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरे के पूरे आपके वेटिंग टाइम्स हैं, जो जितनी भी प्रोसेस थी उन सबका वेटिंग टाइम। अब यहां से मैं निकाल लेता हूं एवरेज वेटिंग टाइम। जब आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 140/5, दैट इज इक्वल टू 28 ms। इसको मैं थोड़ा सा कैद कर लेता हूं, शायद मुझे आगे कहीं काम आए। अब यहीं पे मेरे पास, क्योंकि मुझे टर्न अराउंड टाइम निकालना नहीं है इसलिए ज्यादा मुश्किलात नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे जाइए। तो आप अगले देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता है कि जिसका सबसे छोटा जॉब है उसको पहले निपटाओ। घर का छोटे बच्चों को पहले खाना खिलाया जाता है ना, सेम ही उसी तरह का है। तो सबसे छोटा बच्चा जो है ना यहाँ पे वो है आपका P3। P3 जो है वो 0 पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे 3 पे खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा। उसके बाद अगला नंबर आता है P4 का। P4 जो है वो बहुत, उसका भी कम टाइम है। P4 का बेसिकली 7 ही है, तो कुल मिला के यहाँ से आपने उसको 10 तक पे चलाया और 0 से लेकर 10 तक पे P4 का भी काम खत्म। नेक्स्ट आता है P1। P1 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो P1 जो है वो जरा सा आगे बढ़ा के हम उसको 10 से 20 कर देते हैं क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम 10 था क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
1 के बाद आएगा P5, और P5 जो है वो थोड़ा सा और बड़ा है, उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 12 है, इसलिए यहाँ पे वो 32 तक चलेगा। उसके बाद लास्ट आता है आपका सबसे बड़ा, वो है P2, और P2 का जो बर्स्ट टाइम है बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चलेगा 61 सॉरी। तो 32 से लेके 61 तक जो है वो P2 चलेगा, क्योंकि P2 को 29 चाहिए थे सीपीयू बर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे बहुत आसान काम है वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना। देखिए आप जरा गौर से देखें, अगर मैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, वेटिंग टाइम फॉर P1, वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना है, 10 मिली सेकेंड, 10 ms। फिर वेटिंग टाइम फॉर P2 देखें, वेटिंग टाइम फॉर P2 कितना आएगा, P2 ने कितना इंतजार करा, 32, थोड़ा ज्यादा करा मानता हूं मैं। उसके बाद वेटिंग टाइम फॉर P3 देखें, P3 ने कितना इंतजार करा, P3 ने कुछ इंतजार नहीं करा, बिल्कुल आते साथ ही उसको तो मिल गया सीपीयू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, P4 पे जाते हैं। जब P4 पे जाएंगे तो P4 ने कितना इंतजार करा, 3 सेकंड का, 3 मिली सेकंड का सॉरी। उसके बाद P5 की बारी आती है, तो P5 ने इंतजार करा है यहाँ पे 20 मिली सेकंड। कुल मिला के आप इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा एवरेज वेटिंग टाइम का, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इनको सबको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 65/5, दैट इज इक्वल्स टू 13 मिली सेकेंड। ये तो हो गए दो, ये हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो ये लिखा है, फाइनली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये जो था ये था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का आंसर, और ये जो था ये हमने इससे पहले निकाला था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आंसर। ये दो आंसर मैंने लिखे हैं, इसको रब नहीं किया, इसको हटाया नहीं यहाँ से, क्यों, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इन दो के अलावा अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करते हो तो फिर क्या होता है। तो चलिए हम वापस से चलते हैं इस न्यूमेरिकल पे और देखते हैं कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या करती है। राउंड रॉबिन के अंदर सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है क्वांटम टाइम। इसमें क्वांटम टाइम जो दिया है वो दिया है 10 मिली सेकेंड का, क्वेश्चन में दिया ये। तो आपको कुल मिला के ये है कि जिस भी प्रोसेस को आप चार्ज दोगे तो सिर्फ मैक्सिमम 10 सेकंड तक का ही देना है आपको, उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि अराइवल हुआ इसका 0 पे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राउंड रॉबिन विद क्वांटम टाइम ऑफ 10 ms। मुझे सिर्फ गैंट चार्ट बनाना है, अपने आप ही सारे काम हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, तो सबसे पहले जब शुरू करूंगा तो शुरुआत होगी P1 से। तो चलिए P1 को लिख लेता हूं मैं, और P1 जब आएगा तो P1 0 से इनिशिएट होगा, और P1 को 10 क्वांटम तक का हम टाइम देंगे। मैं अगर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखूं तो क्वेश्चन में मैं आप देखेंगे कि P1 को 10 का ही टाइम चाहिए था, जो जॉब 1 थी या प्रोसेस 1 था उसको 10 का ही टाइम चाहिए था, और 10 ही क्वांटम तो हमारे पास अवेलेबल था तो हमने दे दिया। लेकिन जहां बात आती है P2 की, तो P2 को हम क्या करेंगे, P2 को 29 चाहिए, लेकिन हम P2 को 29 ना दे पाएंगे, तो P2 को भी इसके बराबर ही क्या देंगे, 10 देंगे। वो बात अलग है कि P1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि P1 को 10 ही चाहिए था, लेकिन P2 जिसको टोटल 29 चाहिए था, अभी आपने उसको सिर्फ क्या दिया है, एक छोटा सा 10 का टुकड़ा दिया है, और इतने में काम हो गया। अब अगला नंबर आता है, जो नंबर आएगा वो बेसिकली P2 के पास से तो चार्ज चला गया और P1 कंप्लीट हो गया, लाइन में लगा हुआ है P3, P4 और P5, तो P3 आएगा पहले। लेकिन P3 के साथ अच्छा ये है कि P3 को 10 क्वांटम तक की जरूरत नहीं है, P3 को मात्र 3 क्वांटम के अंदर ही काम हो जाएगा, उसका मात्र 3 के अंदर ही काम हो जाएगा, मतलब क्वांटम वैल्यू 10 ms पूरी खत्म होने का इंतजार ना करें, इतने में काम हो जाएगा। और अच्छी बात है, अगर कम में काम हो जाता है तो हम वेस्ट नहीं करेंगे क्वांटम। यह नहीं कि साहब P3 को है ना 20 से 23 में काम हो रहा था, 3 में काम हो रहा था, नहीं, लेकिन हम तब भी उसे 20 से 30 तक का स्पेस देंगे, नहीं देंगे। हम अगला नंबर लगाएंगे किसका, अगला नंबर जो सीरीज में आता है वो आता है P4 का, और P4 को चाहिए मात्र 7 बर्स्ट टाइम चाहिए। हम यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है कि हम 23 से शुरू करके 33 तक का टाइम P4 को देने खड़े हो जाएंगे, नहीं, अगर उसको 7 चाहिए तो 7 दीजिए ना, तो 7 अब जब देंगे तो यहाँ पे जैसे उसको 7 देंगे तो वो 30 पे आके अटक जाएगा। अगला नंबर जो आता है वो P2 का अभी नंबर पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगला नंबर जो आता है वो आता है P5 का, और P5 को चाहिए तक पूरे के पूरे 10 क्वांटम ही चाहिए जितने P2 को चाहिए थे या P1 को दिए थे हमने। क्यों, उसका रीजन ये है कि P5 कंप्लीट ही नहीं होगा 10 में, P5 को चाहिए टोटल 12, तो इसलिए वो कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसलिए आपने उसको 10 दिया शुरुआत में और छोड़ दिया। आपने जब इतना कर लिया, अब बारी आती है वापस से अगेन P2 की, क्योंकि P2 सिर्फ 10 हुआ था और P2 की टोटल टाइम था 29,
तो अगला नंबर आएगा P2 का, और P2 को क्वांटम टाइम आप फिर से दोगे, और P2 को दोगे 40 से लेकर के 50 तक का, और फिर से P2 जो है उसको होल्ड पे डाल दोगे। और P2 जो है वो बेसिकली 29 से 20 का कंप्लीट कर चुका है। तो 50 पे अगला नंबर आएगा फिर से P5 का, और P5 का जो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था वो आप उसको निपटाओगे, उसको खत्म करोगे, और अब आपका P5 फिनिश हो गया। 2 ही चाहिए थे उसको। बचा हुआ जो स्लाइस है, बचा हुआ जो क्वांटम स्लाइस है, आप पूरा का पूरा टाइम स्लाइस किसको दे देंगे, 62 तक दे देंगे P2 को। 52 61 आएगा ये, सॉरी, क्योंकि 9 ही चाहिए थे। 10 और 9 29 था ना, उसे 10 का देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इसलिए यहाँ पे 62 लिखा था, उसके बाद मिटाया, गलती हो गई थी मुझसे, मैंने उसको सही कर लिया। भाई अगर उसे 30 चाहिए होता तो यहाँ 62 आता, लेकिन उसे 9 ही चाहिए, तो हम वही एक मिली सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे हम किसी को, बिल्कुल। हम इसमें कंजूसी दिखाएंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा काम जो है वो बेसिकली ये SGF और FCFS के वेटिंग टाइम से इसको कंपैरिजन कराना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखना चालू करते हैं, इसके वेटिंग टाइम्स को लिखना चालू करते हैं, और इसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेटिंग टाइम फॉर P1 ने कितना इंतजार करा, कुछ इंतजार नहीं करा, सीधा सीधा आया, नंबर लग गया उसका। अब बारी आती है P2 की। P2 का तो बहुत लंबा वेटिंग टाइम है, क्योंकि P2 ने काफी कठोर परिश्रम किया है अपने आप को कंप्लीट करने के, अपना पेट भरने के लिए। सही मायने में P2 को जो लास्ट साइकिल थी P2 की ये वाली थी। P2 ने सबसे पहले वेट कहाँ करा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको 52 में से 50 माइनस करिए, P2 ने ये 2 सेकंड का इंतजार करा है। फिर P2 ने ये वाला पोर्शन भी इंतजार करा है, यहां से यहां तक का। फिर P2 ने यहां से यहां तक का इंतजार भी करा। तो मैं अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करूं कि P2 का पहला इंतजार था 10 सेकंड का, तो मैं लिख देता हूं इसमें 10। फिर P2 का नंबर आया, कोई इंतजार नहीं करा। फिर अगला नंबर P2 का तो था, वो था ये 20 से लेके 40 तक P2 इंतजार करता रहा। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें प्लस करते हैं तो 40 माइनस 20 लिख दें, क्योंकि इतना तो उसका इंतजार हुआ ना, 40 तक का इंतजार, और 20 से स्टार्ट हुआ था वो इंतजार। तो 40 माइनस 20 इतना लिख दिया हमने। उसके बाद फिर P2 का नंबर आया, कोई इंतजार नहीं करा P2 ने। फिर P2 को फिर वेट करने का समय आया, तो हम प्लस करके लिखेंगे यहाँ कितना वेट करा P2 ने। 52 में से 50 घटा दीजिए आप, तो इतना वेट करा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10 प्लस 20 प्लस 2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32 मिलीसेकंड। 32 मिलीसेकंड तक टोटल वेटिंग टाइम था P2 का। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम फॉर P3। वेटिंग टाइम फॉर P3 थोड़ा सा ट्रिकी है P2 का, आपने देख ही लिया। P3 का भैया एक ही बार नंबर आया, और P3 ने कुल जो वेट करा वो 20 तक वेट करा, और 20 के बाद P3 का नंबर आया, P3 आराम से निकल गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ P4 का वेटिंग टाइम लिखता हूँ किसका, P4 का। P4 ने कितना इंतजार करा, तो P4 का इंतजार जो है वो कुल मिला के P4 पहली बात तो एक बार में कंप्लीट हो गया था, और 23 पे आया था, तो 23 तक का इंतजार करा उसने। उसके बाद उसको कोई इंतजार करने की नौबत ही नहीं आई, और उसने काम अपना फिनिश मार दिया। अब मुश्किल है P5 ने कितना इंतजार करा। तो देखें वेटिंग टाइम P5 का कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। P5 का थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लें जरा। सबसे पहले तो P5 का नंबर कहाँ लगा था, यहाँ। तो ये सीधा 30 मिलीसेकंड का इंतजार करा इसने, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 30 प्लस P5 ने उसके बाद यहां से लेके यहां तक का भी इंतजार करा। ये जो 50 से 40 के बीच का सफर था ये भी इंतजार करा, तो 50 माइनस 40 ये इंतजार उसका रहा। और उसके बाद P5 को नंबर मिला और P5 फिनिश मार दिया। तो ये आएगा कुल मिला के 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40 ms। आप ये सारे आंसर जो हैं, इन सारे आंसर्स को जोड़ेंगे, और सारे आंसर्स को जोड़ने के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, जब इसका जोड़ेंगे तो ये आएगा 115 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 23 ms। और ये काय का है, ये है राउंड रॉबिन का। तो तीनों चीजों का, तीनों एल्गोरिथम्स का हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। क्वेश्चन में जो लिखा था वो ये लिखा था कि आपको ये बताना है कि सबसे बेहतर एल्गोरिथम कौन सी है जिसका सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम है। और अगर आप देखेंगे तो एक का 28 है, एक का 23 है, और एक का 13 है। तो हमारे हिसाब से
यहाँ पे इस जंग को एसजेएफ ने जीत लिया विद 13 मिली सेकेंड। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी एसजेएफ इन दोनों से बेहतर है। हमेशा जब आप कभी भी कौन सी एल्गोरिथम बेटर है वो डिसाइड करने का जब बारी आएगी, तो सबसे पहले प्रोसेस देखिएगा, उसका वेटिंग टाइम देखिए, उसका अराइवल टाइम देखिए, उसका बर्स्ट टाइम देखिए, ये सारे, और कहीं प्रायोरिटी सेट कर रखी है तो प्रायोरिटी भी देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे कहने में आके एसजेएफ को हमेशा अच्छा मान लें एफसीएफएस और राउंड रॉबिन के ऊपर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, उसकी वैल्यूज को थोड़ा सा इधर से उधर करूंगा, तो राउंड रॉबिन अच्छी निकल आएगी, या कभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अच्छी निकल जाएगी। तो इसीलिए ऐसा कोई भी गुरु मंत्र मत बना के चलिएगा, कोई भी ऐसा लॉजिक मत बना के चलिएगा अपने दिमाग में कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है ओवर एफसीएफएस एंड राउंड रॉबिन। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एल्गोरिथम जो है वो सब एल्गोरिथम अपनी अपनी जगह पे सही है, और अपनी अपनी जगह पे उनकी अलग अलग पोटेंशियल है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। हमने यूनिट की शुरुआत में देखा था कि प्रोसेस के ऊपर सारी बात करी गई थी कि पहले प्रोसेस को देखो, जो प्रोसेस होगी उसके बेसिस पे एल्गोरिथम अच्छी बुरी होगी। आप सारी एल्गोरिथम्स अच्छी होती हैं और सारी एल्गोरिथम बुरी होती हैं, बस ये कि आपका जो डेटा होता है वो डेटा सेट उसको आगे पीछे करता है। मतलब सीपीयू बर्स्ट टाइम कैसा है, सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही आप बता सकते हो कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो कोई सी अच्छी कोई सी बुरी नहीं होती, बस सिचुएशन जो होती है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए राउंड रॉबिन के अंदर अगर क्वांटम टाइम में स्लाइस अगर बढ़ा देता तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसी बन जाती। हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर में उस वाली को पहले एंटरटेन कर लेता, अराइवल टाइम उसका ऐसा पहले कर देता जिसमें ये 13 से भी कम चला जाता, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये था एक न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमने तीनों एल्गोरिथम्स का एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाया। थैंक यू सो मच।